श्री से यूट्यूब चैनल पर। ये हमारा करंट का सेशन होगा। आशा करती हूँ मैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए फिर हम अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के लिए पद के लिए चुना गया है। ऑप्शन ए है विद्या बालन, बी जोया अग्रवाल, सी काजल अग्रवाल और डी है स्मृति मंधाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जोया अग्रवाल। चलिए तो इसके बारे में जान लेते हैं। एयर इंडिया पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल संयुक्त राष्ट्र महिला प्रवक्ता बनी है। यह पद इन्हें क्यों दिया गया? तो उन्हें संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन इक्विटी के तहत ये पद दिया गया है। अगला बिंदु है, जोया अग्रवाल एक सीनियर पायलट हैं और एक कमांडर के तौर पर उन्होंने B777 हवाई जहाज उड़ाने का 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है उनके पास। यह बोइंग 777 विमान को उड़ाने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। अगला बिंदु है इनके बारे में, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने जोया को 2006 में भारत की उभरती हुई महिला एविएटर के रूप में संबोधित किया था। ये इनके लिए गौरव की बात है। जनवरी 2021 में इन्होंने एयर इंडिया की महिला टीम के साथ भारत के लिए सबसे लंबी नॉन स्टॉप कॉमर्शियल फ्लाइट उड़ाने का इतिहास रच दिया था। चलिए फिर इसके बारे में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कबाड़ नीति, जिसको वाहन स्क्रैपिंग नीति भी कहा जा रहा है, कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो कथन एक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, वायु प्रदूषण में कमी आएगी। तीसरा है, भारत को ग्लोबल स्क्रैपिंग के हब बनाने में मदद मिलेगी। तो ऑप्शन ए है केवल एक और दो, बी है दो और तीन, सी है एक और तीन और डी है एक दो तीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक दो तीन। चलिए जान लेते हैं कैसे होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में बढ़ावा मिलेगा, कैसे प्रदूषण में कमी आएगी और कैसे स्क्रैपिंग हब बन सकता है। तो देखते हैं। कहाँ ये मीटिंग? गुजरात सरकार द्वारा आयोजित निवेशक सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति पेश की। औपचारिक ऐलान किया है इसका, ठीक है। इस बजट 21-22 में इसकी घोषणा पहले ही की गई कर दी गई थी। दूसरा कथन है इसका, पुराने वाहनों के कड़े ऑटोमोबाइल फिटनेस सेंटर से गुजरना होगा। जो पुराने वाहन होंगे उनकी चेकिंग जो होगी वो ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट के द्वारा होगी, जिसके लिए क्या होगा, जिसमें जो जुगाड़ियाँ होते हैं वो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, जिसके तहत उनको अपने वाहन को बेचना पड़ेगा, मतलब कबाड़ में बेचना पड़ेगा, क्योंकि वाहन का समय पूरा हो गया होगा चलाने का, अब वो सड़क पर चलाने लायक नहीं बचा है। अगला है, ऐसा माना जा रहा है कि इस नीति का सकारात्मक प्रभाव होगा। तो क्या सकारात्मक प्रभाव होगा इसको भी देख लेते हैं। इससे ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए कच्चा माल सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकेगा, क्योंकि नए वाहनों में पुराने वाहनों से निकला हुआ कच्चा माल यूज किया जाएगा। क्योंकि जब पुराना कच्चा माल है वो यूज किया जाएगा तो नए कच्चे माल के लिए जो आपूर्ति है उसकी मांग में कमी आएगी। मांग में कमी आएगी तो क्या होगा, उसके दाम दाम घट जाएंगे। ये मांग का सिद्धांत कहता है, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते ही होंगे इसको। अगला है, इस नीति के अमल में आने से भारत में स्क्रैपिंग सेंटर में वृद्धि होगी। स्क्रैपिंग का मतलब जानते हो ना, कि जहाँ मतलब किसी भी चीज़ को, स्क्रैपिंग का मतलब होता है घिसना। तो यानी कि पुराने वाहनों को डंप करके उससे कच्चा माल प्राप्त करना, फिर उसी से क्या होगा, उसी कच्चे माल को प्रयोग करते हुए नए वाहन बनाए जाएंगे। तो यही है स्क्रैपिंग का मतलब, जिससे भारत ग्लोबल स्क्रैपिंग हब के रूप में आगे बढ़ सकेगा। अगला है, वाहन जनक प्रदूषण
से पुराने वाहनों में होने वाला प्रदूषण कम होगा, क्योंकि पुराने वाहनों से लगभग 65% प्रदूषण होता है, जिसमें वाहनों से प्रदूषण होता है उसमें 65% पुराने वाहनों से होता है। अब जब इसमें प्रदूषण में कमी आएगी तो उससे क्या होगा, उससे होगा वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है? तो ऑप्शन ए 14 अगस्त, बी 15 अगस्त, सी 26 जनवरी और डी है 26 नवंबर। इसका आंसर होगा 14 अगस्त। जान लेते हैं इसके बारे में। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान किया है। क्यों? क्योंकि इस दिन भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, तो इस विभाजन में हमारे कई देशवासियों के जान गई थी, जो कि बेगुनाह थे, एक तरह से यही कह सकते हैं। तो एक विभीषिका है ये, तो इसको विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर कहा है कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये बात सही भी है, क्योंकि इतने सारे लोग मरे थे इस विभाजन में। भारत का बंटवारा माउंटबेटन योजना के आधार पर बनाए गए कानून भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत किया गया था। ये सब आपने इतिहास में पढ़ाई है। इसके तहत दो अधिराज्य पाकिस्तान और भारत की स्थापना की बात हुई थी। इसमें कहा गया था कि दो अधिराज्य बनेंगे, पाकिस्तान और भारत। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। इसका उद्देश्य क्या है इस दिवस का? तो भेदभाव और वैमनस्यता को खत्म करना इसका उद्देश्य है। साथ ही एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाओं को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस महिला को पाकिस्तान की पहली मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की जा रही है? तो ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति मुशीर आलम, बी है न्यायमूर्ति आयशा मलिक, सी है न्यायमूर्ति लाहिरा सफदर, डी है न्यायमूर्ति तरहब असगर। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, न्यायमूर्ति आयशा मलिक। इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति आयशा मलिक को पदोन्नत करने की सिफारिश की है। ये अभी सिफारिश की गई है। मार्च 2012 में आयशा मलिक लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी थी। 2019 में उन्हें लाहौर में महिला न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए एक समिति है, उसका अध्यक्ष बनाया गया था 2019 में। ये द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द वीमेन जज का भी हिस्सा है, अभी भी वर्तमान में इसका हिस्सा है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत के लिए पारदर्शिता सूचकांक जारी किया गया है? तो ऑप्शन है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSE, दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी है स्वास्थ्य मंत्रालय और डी है नीति आयोग। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसके बारे में जान लेते हैं। CSE ने भारत में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा बनाए गए पारदर्शिता के स्तर को जानने के लिए यह अध्ययन किया है। मतलब कि ये अध्ययन किसका किया गया? तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का और प्रदूषण नियंत्रण समिति, इनके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, तो उस रिपोर्ट में कितनी पारदर्शिता है इसको जानने के लिए अध्ययन किया गया है CSE द्वारा। ठीक, जानते हैं। ओडिशा और तेलंगाना का प्रदूषण नियंत्रण वो 67% के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। मतलब कि इसका पारदर्शिता में 67% है। अगला शीर्ष 5 राज्यों में क्रमशः मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गोवा का स्थान रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति को अपनी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करना है। मतलब कि ये जो अपनी प्रदूषण से संबंधित रिपोर्ट है उसको ये सार्वजनिक करें, ताकि सभी को पता चले कि प्रदूषण की स्थिति क्या है। इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू किया गया फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो ऑप्शन ए है न्याय मंत्री,
बी है स्वास्थ्य मंत्री, सी है केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री, और डी है आवास और शहरी मंत्रालय के सचिव। तो इसका आंसर है सी, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री। इसके बारे में जान लेते हैं। तो केंद्रीय युवा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। किसने किया? अनुराग ठाकुर ने। इसे आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया है। ठीक है, इसमें आपको पता है ना कि ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पिछले सेशन में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। इस कार्यक्रम में श्रृंखलाएं तैयार की गई हैं, मतलब इसमें जो कार्यक्रम किए जाने हैं उसके लिए श्रृंखलाएं तैयार की गई हैं, जो कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन समाप्त होंगी। इसका आयोजन दिल्ली के साथ साथ 9 अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी होगा। आगे देखते हैं। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में दौड़ने और खेलकूद जैसी फिटनेस गतिविधियों को अपनाने और मोटापा, आलस, तनाव, चिंता जैसी अन्य बीमारियों से मुक्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाना। मतलब लोगों के जीवन में फिटनेस के महत्व को बढ़ावा देना, फिटनेस के महत्व को समझाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके माध्यम से क्या होगा? तो इसके माध्यम से लोगों को एक संकल्प लेने की बात कही गई है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, यानी कि अपने समय में से 24 घंटे में से आपको आधा घंटा यानी 30 मिनट किसके लिए निकालना है? अपने फिटनेस के लिए, जिसमें खेलकूद, दौड़ जैसी चीज़ों को अपनाने के लिए आह्वान किया गया है। ठीक, अगला बिंदु आपका फिट इंडिया रन का पहला संस्करण वर्ष 2020 में 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक के लिए आयोजित किया गया था। अब ये दूसरा संस्करण है जो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के लिए है। चलिए, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो ऑप्शन ए है 30 अगस्त, बी है 1 सितंबर, सी है 2 सितंबर और डी है 3 सितंबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 सितंबर। जानते हैं इसके बारे में। यह सम्मेलन भारत के हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करेगा, साथ ही स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की आगे की राह के लिए संवाद स्थापित करेगा। ये आप जानते ही हैं कि हाइड्रोजन जो है एक स्वच्छ ईंधन है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता बिल्कुल। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र और समाधानों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए एक दृष्टिकोण अपनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाना और उसमें जो समस्या है उनके लिए समाधान के लिए स्वयं यानी आत्मनिर्भर बनने के लिए एक कार्य योजना है। अगला बिंदु है भारत में अपार संभावनाएं हैं जिसका लाभ उठाकर भारत में हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और परिवहन तथा वितरण के लिए कुशल ढांचे निर्मित कर सकता है भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोन चिरैया ब्रांड और लोगो लॉन्च किया गया, इनका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है खेल प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, बी है महिला सशक्तिकरण, सी है प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार और डी है ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, महिला सशक्तिकरण। इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्या है ये लोगो? और इसे शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादकों के विपणन के लिए सोन चिरैया एक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया गया है। किसके लिए? तो शहरी स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, एसएचजी के लिए, उनके उत्पादन को विपणन यानी कि उनका मार्केटाइजेशन करने के लिए इसको सोन चिरैया ब्रांड और लोगों को लॉन्च किया गया है। इसे किसने लॉन्च किया? तो इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव ने लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने एवं सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए मदद करना इसकी प्राथमिकता है। अगला है, इसके माध्यम से महिलाओं को पर्याप्त कौशल और अवसरों से लैस करना है। यह मंत्रालय टिकाऊ सूचना उद्यम में टिकाऊ नहीं हुआ, यह मंत्रालय टिकाऊ सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने
तथा उन्हें सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। आपको सेशन कैसा लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो वो भी दीजिए ताकि हम अपनी चीज़ों में सुधार करें अगर आपको कोई समस्या है। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक दिया है, आप उसको जाकर ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी।